हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन वाले सीरीज को भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम। दोस्तों, सोमेश्वर प्रथम चालुक्य वंश का शासक था जिसका शासनकाल 1042 से लेकर 1068 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इन्हें अहमबलमल्ला या त्रिलोकमल्ला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने हैदराबाद में कल्याण नामक शहर को बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों, चोल मंदिरों में उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता थी विमान, यानी कि मंदिर के कक्ष जो होते थे उसके ऊपरी हिस्से में एक विशेष प्रकार का विमानन बनाया जाता था जहाँ पे देवता की मूर्ति को रखी जाती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विमानन। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षुक ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 200 ग्रंथों की रचना करने वाले भिक्षुक अतीश दीपंकर थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतीश दीपंकर। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक बौद्ध मठ और शिक्षा का केंद्र रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है, एक तरफ घटना दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसे संबंधित वर्ष दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला। तो शिवाजी शाइस्ता खां पर कब हमला किए थे? तो 1663 ईस्वी में हमला किए थे। ठीक है, उसके बाद है, सूरत की पहली लूट। शिवाजी ने सबसे पहले सूरत की लूट पहली बार कब लूटे थे? तो वो 1664 ईस्वी में लूटे थे और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और सी, जो कि ए, बी, डी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोस्तों, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दोहरी गुंबद वाला होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा भी है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, जिसमें कौन शामिल नहीं थे? यानी कि कह रहा है, दिल्ली सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद हुआ करते थे उसमें दिए गए ऑप्शन में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सद्र उस सुदूर, जो कि मुगल काल में धार्मिक मामलों के मंत्री हुआ करते थे। ये दिल्ली सल्तनत के मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है। जबकि दीवाने ईसा की बात करें, दीवाने ईसा की बात, तो यह पत्राचार मंत्री हुआ करते थे। आरिज ए मुमालिक, यह दोस्तों सैन्य विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। वजीर जो थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो दोस्तों, चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 खंड। दोस्तों, चरक संहिता में आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और जीवन पद्धति के बारे में बताया गया है।
अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A.V. ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों A.V. बप्पा एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने गुजरात में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A.V. ठक्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। दूसरा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी सही है दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। अगला कथन है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। तो ये कथन भी सही है। दिए गए प्रश्न में तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा पुस्तक मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल की जो पुस्तक थी उसमें सारे जहां से अच्छा के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था तरानाए हिंद का। ठीक है, और दोस्तों यह यानी कि मोहम्मद इकबाल जो थे वो 20वीं सदी के शुरुआत में एक मुस्लिम दार्शनिक, कवि, लेखक, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो दोस्तों साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों उनका मानना था कि शिक्षा के लिए सिर्फ साक्षर होना काफ़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? दोस्तों सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये घोषणा दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था, जिसका उद्देश्य था कानूनी तरीके से नहीं तो हिंसक तरीके से पाकिस्तान प्राप्त करना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों एक बात कही थी उस डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पे। वो क्या कहा गया था? तो वो कहे थे, उन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास या तो विभाजित भारत होगा या तो नष्ट भारत होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर संयुक्त प्रांत में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो दोस्तों हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई और यह दोस्तों पानी के जहाज के अंदर लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हिंद स्वराज पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो कि 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इस आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इसमें अन्य 2 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो मिमी मैकाउ और दूसरे थे जॉन मेलोड। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों 1834 से 38 में यह मसौदा तैयार किया गया था और 1860 में यह भारतीय दंड संहिता के रूप में सामने आया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 के आर्टिकल नंबर 51 में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो दोस्तों सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो दोस्तों दो साधारण विधेयक को दोनों सदनों में किया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा पारित करना होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक सदन उसे पारित किए बिना अपने पास अधिकतम 6 माह तक रख सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह कानून तभी बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा और इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो कि समाज के हितों के बारे में सोच रखता हो वो जनहित याचिका को अभियोजित कर सकता है। दोस्तों जनहित याचिका के जनक कौन थे? तो जनहित याचिका के जनक न्यायमूर्ति PN भगवती थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के डी में। दोस्तों अनुच्छेद 243 के डी में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि पंचायती राज्य संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के नागरिक, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा एवं दबाव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। दोस्तों ये चट्टान तलछटी आग्नेय चट्टान के कार्य पलट यानी कि चट्टानों में होने वाले बदलावों की प्रक्रिया से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कायांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो यह है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर का महीना, जिसे शरद ऋतु भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है? दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी यह लघु हिमालय में अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह लघु हिमालय का सबसे ऊंची श्रृंखला है पीर पंजाल, जो कि किशनगंगा घाटी से लेकर देव टिब्बा तक फैली हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है? दोस्तों आम्रवर्षा यह केरल में आने वाले स्थानीय तूफानी बारिश को आम्र बौछार या आम्रवर्षा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानसून पूर्व वाला वर्षा, जो कि आम की फसल को पकाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है? तो दोस्तों वह है चंद्रमा। चंद्रमा अपना परिभ्रमण यानी घूर्णन और परिक्रमण लगभग एक ही समय अवधि में करता है। इसे दोस्तों 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और वो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। तो कितना दिन में करता है? तो 27 दिन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह होता है दोस्तों मेलार्ड अभिक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेलार्ड अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों जब मांस को पकाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, तो मेलार्ड अभिक्रिया के कारण ही मांस को भूरा रंग मिलता है और उसका स्वाद भी बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, मेलार्ड अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा तरंग, जो कि एक
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है? दोस्तों गामा तरंग का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन के जरिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों केवलर का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या करता है दोस्तों? तो ये सिंथेटिक फाइबर गर्मी प्रतिरोधी होता है। इस पे जब गोली लगती है तो ये अपने प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इसे एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत कर देता है, जिसकी वजह से गोली इस जैकेट को छेद नहीं पाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल श्वसन परीक्षण में किया जाता है। दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से सांस में मौजूद अल्कोहल की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी यह जीवाणु के कारण होता है, ब्रुसेला बैक्टीरिया के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु। दोस्तों यह बीमारी मवेशियों, जानवरों और इंसानों में भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? दोस्तों एक सामान्य वयस्क के मानव शरीर में लगभग 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 ग्राम। दोस्तों शरीर में मौजूद मैग्नीशियम का करीब 50 से 60% हिस्सा हड्डियों में होता है। बाकी मैग्नीशियम नरम ऊतक में होता है, खास तौर पर मांसपेशियों में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 25% मैग्नीशियम होता है, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमस। दोस्तों ह्यूमस भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी को पोषक तत्व और खनिज में समृद्ध करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमस। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो दोस्तों अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन रसधानी। दोस्तों अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेसिसिन। दोस्तों वैसोप्रेसिसिन यह शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, साथ ही शरीर में बनने वाली पेशाब को कम करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 धमनियां पाई जाती है। दोस्तों गर्भनाल बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ने में मदद करती है, प्लेसेंटा से जोड़ती है। इसमें एक सिरा होता है और 2 धमनियां होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। यह दोस्तों तंत्रिका तंत्र का कार्य है, ना कि मेडुला ऑब्लंगाटा का। मेडुला ऑब्लंगाटा मस्तिष्क स्टेम का निचले हिस्से में पाया जाता है, जो श्वसन, हृदय गति और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ओटो वॉन गुवेरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो यह दोस्तों वायु पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु पंप। अगला प्रश्न है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो दोस्तों किसी अल्पकालीन भूमि के लिए उत्पादित अर्जित अधिशेष को आभासी लगान कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी लगान। दोस्तों आभासी लगान की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है, जो कि 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, यह सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हुआ था? तो वनों की कटाई काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी और व्यवहारिक कटाई को रोकने के लिए, साथ ही जो वनों पर निर्भर जो लोग थे उनके लिए, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, लानोज एवं कम्बोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो लानोज एवं कम्बोज घास यह उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम यानी स्थलीय बायोम का उदाहरण इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैगा। टैगा, सवाना, घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये सभी स्थलीय बायोम के अंतर्गत आता है। दोस्तों, स्थलीय बायोम क्या होता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें एक खास तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हो, उसे टेरेस्ट्रियल बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था? तो दोस्तों, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य था, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योगदान। ये मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है। इसका मूल आयाम 3 है, जो कि है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ये जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आता है। ज्ञान अर्जन की क्षमता, जो कि शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों मानव विकास सूचकांक के आयाम है, जबकि स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योगदान, ये इसके आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को 1960-61 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को बीज एवं उर्वरक के लिए लोन देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में 15% राज्य सरकार का हिस्सा होता है, 50% जो है वो केंद्र सरकार का हिस्सा होता है और 35% प्रायोजक बैंक का हिस्सा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में कावेरी बेसिन में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में ही स्थित है, बिल्कुल है। उसके बाद वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, जो केरल में और कावेरी बेसिन में स्थित है। तो ये जो हो जाएगा 1, 3 और 4, ये कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।